अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा निखिल कामत जो कि को-फाउंडर हैं ज़ीरोधा के, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि यार स्टेबल कॉइन क्या लॉन्च किया जा सकता है गोल्ड के ऊपर। सुनील सर कैसा लगता है आपको कि यार 6-6 साल पहले आपने इस तरह की प्रेडिक्शंस करी थी कि इस तरह के स्टेबल कॉइन्स आएंगे, सिर्फ डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन ही नहीं, कल को गोल्ड बैक्ड, डेटा बैक्ड। निखिल कामत जैसे बड़े व्यक्ति को, जो बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, जिसकी रीच बहुत बड़े स्तर पर है, उसको ये अंदाजा हो कि क्रिप्टो के अंदर फंडामेंटल थिंकिंग हो रही है और क्रिप्टो के पास वो सॉल्यूशंस हैं, वो आर्किटेक्चर है, वो इकोसिस्टम बनाने की, वो टूल्स डेवलप करने की ताकत है, जिसकी बात उसने अपने ट्वीट में कही है। जो आइडियाज, जिनका समय आज आ जाता है, उन आइडियाज को रोका नहीं जा सकता। चाइना को पता है कि अमेरिका पास्ट है, चाइना फ्यूचर है। ये अगर सौभाग्य चाइना का हो सकता है, तो भाई इंडिया का क्यों नहीं हो? गोल्ड को क्या दोस्त की तरह देखना शुरू कर देना चाहिए रादर देन हॉस्टिलिटी की तरफ कि नहीं, ये इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी? गोल्ड को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट का डिस्कम्फर्ट है, वो क्यों है, और चाइना के मुकाबले में हमारी स्थिति अलग क्यों है? ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। फर्क सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान का रूपी डॉलर के मुकाबले में डाउन जा रहा है। अगर आप डॉलर की बजाय डॉलर से भी खूबसूरत और डॉलर से भी ताकतवर एसेट के ऊपर जाना चाहते हो, जो है गोल्ड, तो वहां कैसे जाओ? कि ये जो डिजाइन थिंकिंग हमने मनी के आसपास बनाई हुई है, इस डिजाइन थिंकिंग के अंदर हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा। मॉडल कितना ही प्यारा है ये, आप सोचिए कि अगर ये मॉडल वर्केबल हो जाए तो एकदम रातों रात इंडिया की पोजीशन कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम गोल्ड बैक्ड मनी प्रिंटिंग जनता के हाथ में दे दें विद इन सर्टन रूल्स, और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान का रुपी डॉलर के मुकाबले में डाउन नहीं जाएगा, वो डॉलर के मुकाबले में अप जाएगा। जो ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोकनाइजेशन है, वो आप इंडियन गोल्ड डॉलर के साथ बड़े इजीली कन्वर्टेबल बना सकते हैं। I am happy, boss. I am good. I am not going to put my money into American stock market and make them strong. Rather, I will keep the money within the country and make my own nation strong to compete them. That is what you can call self-sovereignty, and that is the purest example of feeling for the nation or contributing to the nation. हिंदुस्तान की जनता के पास, हिंदुस्तान की सरकार के पास सॉल्यूशंस हैं, पर डिजाइन थिंकिंग हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। India is going to be probably the first country in the world that has the potential of making people wealthy without printing money. हमारी आवाज छोटी हो सकती है, पर हमारे आइडियाज बड़े हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं निखिल कामत को कि आप इन आइडियाज को क्रिप्टो के और यूट्यूब से बहुत बड़े लेवल पर आगे लेके जाइए। ये लड़ाई आपको दिख रही है न्यूक्लियर और ये और वो, ये लड़ाई कुछ और है, ठीक है? तो इसलिए लड़ाई लंबी चल सकती है और उसमें फिर ऐसे सॉल्यूशंस हमें निकालने ही पड़ेंगे जो हमारे देश हित में हम कहते हैं कि सर्वोपरि हैं और हमारे देश को एक स्टेबिलिटी देंगे। दिस वीडियो इज पावर्ड बाय CoinDCX, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे रेप्यूटेबल और FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। CoinDCX का यूज आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे कर सकते हो। ऐप ओपन करते ही इसका साइन अप और लॉगिन पेज है जहां से आप इजीली अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हो। लॉगिन के बाद ये इसका डैशबोर्ड है जहां आप टॉप गेनर्स, लूजर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक जगह पर देखने मिलते हैं। यह है मार्केट सेक्शन जहां आप बिटकॉइन जैसे एसेट का चार्ट देख सकते हो और डायरेक्टली बाय या सेल भी कर सकते हो। अगर आप BTC USDT पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए ये SIP फीचर काफी यूजफुल है जहां आप बिटकॉइन में रेगुलर इन्वेस्ट करके स्लोली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो सेक्शन है जहां आप अपने सारे होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस इजीली ट्रैक कर सकते हो और यहां से आप अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो जो काफी हेल्पफुल है, जिसे मैं भी यूज करता हूं। अगर आप अपने एसेट से अर्न करना चाहते हो तो CoinDCX पे अर्निंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके अंदर एक बिल्ट इन Web3 वॉलेट भी है जिसे आप डायरेक्टली Web3 एप्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के लिए इनका क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो CoinDCX ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा निखिल कामत जो कि को-फाउंडर हैं ज़ीरोधा के, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रोकरेज फर्म है, जिन्होंने चेंज ही कर दिया द वे इंडियंस डील इन स्टॉक ट्रेडिंग। और तो उसमें उस और प्लस दुनिया के बेहतरीन पॉडकास्टर्स में से हैं जिनके पॉडकास्ट पे इलॉन मस्क जैसे लोग आ चुके हैं। तो फिर उसके बाद क्या ही, मतलब इलॉन मस्क के बाद क्या, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ही रह गया, शायद वो भी आ जाएगा। Probably he will be the first Indian जिसके पॉडकास्ट पे डोनाल्ड ट्रंप विल बी देयर। इलॉन मस्क तो आ ही चुका है। तो इतना बड़ा शख्सियत है, उन्होंने अभी ट्विटर पे ये बोला कि जब ये बात हो रही थी गोल्ड को लेके और सब चीजें, स्टेबल कॉइन्स को लेके, और जिस तरीके से हमारा INR जो इज गेटिंग वीकर अगेंस्ट डॉलर, तो क्योंकि हमारी इंडिया की स्ट्रेंथ जो है वो गोल्ड है। और इस ये जो, लेकिन क्या है कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ जो बताते हैं कि कोई कहता है 25,000 टन, लेकिन लेटेस्ट फिगर ये आई है कि
36,000 टन के आसपास है, मतलब हाउस होल्ड के पास। तो उन्होंने ये बोला कि अभी तक हमने इस पे कोई इतना इनोवेशन लेके क्यों नहीं आए। हम हर फील्ड में इनोवेटिव आइडियाज लेके आए, लेकिन ये एक ऐसी फील्ड है, गोल्ड को हमने अछूता छोड़ दिया। गोल्ड एक ऐसी फील्ड रह गई जिसके ऊपर हम सदियों से कोई इनोवेशन लेके ही नहीं आए। हजार ज्यादा हम ईटीएफ लेके आए, लेकिन ईटीएफ, सीधी सी बात है कि इंडियंस को पसंद नहीं आता, क्योंकि इतने टाइम से ईटीएफ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कंपैरिजन देख लीजिए कि गोल्ड ईटीएफ में कितना पैसा है और फिजिकल गोल्ड में कितना पैसा है। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि यार कोई है जो इस पे बात कर रहा है कि अगर स्टेबल कॉइन क्या लॉन्च किया जा सकता है गोल्ड के ऊपर, क्योंकि जैसे यूएस के पास डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन है, तो इंडिया तो आईएनआर बैक्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च करेगा, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेंस नहीं होगी। लेकिन गोल्ड की एक्सेप्टेंस यूनिवर्सल होती है। सबसे ज्यादा गोल्ड दुनिया में हमारे पास है, हमारे हाउस होल्ड के पास है। एक अनुमान के मुताबिक मैं कल पढ़ रहा था कि हिंदुस्तान में 5 लाख से कम कमाने वालों की जो इनकम, जिनकी 5 लाख से कम है, 70% हाउस होल्ड का गोल्ड उन्हीं के पास है। इसका मतलब ये कि गोल्ड बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज है। ये वाहिद ऐसी चीज है, आपने देखा होगा रियल एस्टेट कुछ ही लोगों के पास है, आप किसी भी एसेट को पकड़ लो, लेकिन गोल्ड अकेला एक एसेट है। इससे ज्यादा डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट नहीं है हिंदुस्तान में। सो इसकी खूबसूरती ये है कि आप इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी है ये, मतलब आप जब स्टेबल कॉइन अगर लॉन्च करते हो तो पूरे दुनिया, इंडिया के हाउस होल्ड्स को इसका भागीदार बना लोगे। तो कुछ इस तरह का उन्होंने टॉपिक ट्विटर पे छेड़ा, लोगों की जाग खुली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुनील अग्रवाल जी ने गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन, डेटा बैक्ड स्टेबल कॉइन और तरह तरह के स्टेबल कॉइन के मॉडल इसी चैनल पे शुरुआती दौर में 2020-2021 में बोल दिए थे। आज से सोचिए, विजनरी देखिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बाय द वे, अगर आपको लग रहा होगा कि नहीं ये तो आज ऐसे ही बोल रहे हैं। सीरियसली आज हम 2026 में, हमने 2021 में चैनल शुरू किया था। जो इस चैनल का पहला वीडियो है, सोचिए, वो डेटा बैक्ड से जो स्टेबल कॉइन के ऊपर बात की थी हमने, कि किस तरीके से हम एक डेटा बैक्ड स्टेबल कॉइन लेके आ सकते हैं। इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। सो सुनील सर, कैसा लगता है आपको कि यार 6-6 साल पहले आपने इस तरह की प्रेडिक्शंस करी थी कि इस तरह के स्टेबल कॉइन्स आएंगे, सिर्फ डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन ही नहीं, कल को गोल्ड बैक्ड, डेटा बैक्ड। हाउ डू यू फील कि मतलब ये कहाँ से आपको ये आते कहाँ से ख्याल? काशिफ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बिटिनिंग पर बुलाने के लिए। और आज का जो पॉडकास्ट है, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट का टाइटल रखना चाहिए अ लव लेटर टू निखिल कामत। हाँ। और आई थिंक दिस इज द राइट वे। ये लव लेटर सिर्फ मेरे या तुम्हारी तरफ से या सिर्फ बिटिनिंग चैनल की तरफ से ही नहीं है। ये लव लेटर पूरी की पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी की तरफ से निखिल कामत के लिए है, ताकि निखिल कामत जैसे बड़े व्यक्ति को, जो बहुत पॉपुलर व्यक्ति है, जिसकी रीच बहुत बड़े स्तर पर है, उसको ये अंदाजा हो कि क्रिप्टो के अंदर फाउंडेशनल थिंकिंग, फंडामेंटल थिंकिंग हो रही है, और क्रिप्टो के पास वो सॉल्यूशंस हैं, वो आर्किटेक्चर है, वो इकोसिस्टम बनाने की, वो टूल्स डेवलप करने की ताकत है, जिसकी बात उसने अपने ट्वीट में कही है। इसलिए मैं ये चाहता हूं, मेरा निखिल कामत से सीधा रिक्वेस्ट है कि इस पॉडकास्ट के जरिए जो आइडियाज सामने आएंगे, वो आइडियाज क्रिप्टो की तरफ से उनके लिए एक गिफ्ट है, ताकि वो इन आइडियाज को दुनिया भर में स्प्रेड कर सके। सो हियर स्टार्ट्स लव लेटर टू निखिल कामत। काशिफ, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब जो आइडियाज हमने बहुत साल पहले लोगों के साथ शेयर करने शुरू किए थे, वो कोई कंप्लीटली अनरिलेटेड बंदा, स्ट्रेंजर बंदा उन आइडियाज को जस्टिफाई करता है। और ये आइडिया बेसिकली जब निखिल कामत ने गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन जैसा कुछ होना चाहिए इसकी बात की, तो मुझे इमीडिएटली लगा कि यार, जो आइडियाज जिनका समय आज आ जाता है, जिनका इम्प्लीमेंटेशन का समय आ जाता है, फिर उन आइडियाज को रोका नहीं जा सकता। और मैं अपने दर्शकों को एक मोटी मोटी बात बताता हूं कि जब भी आप इकोनॉमी पर डिस्कशन करें, जब भी आप मनी पर डिस्कशन करें, जब भी आप इन्फ्लेशन पर डिस्कशन करें, तो मनी के डिजाइन को समझ लें। अगर मनी का डिजाइन समझ में आ गया,
तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज की तारीख में आप किसको मनी मानते हैं? आप मनी मानते हैं कि एक नेशन ने करेंसी प्रिंट कर दी, सेंट्रल बैंक ने वो करेंसी को छाप के आप तक पहुंचा दिया और आपके ऊपर लीगल टेंडर लगा दिया कि भाई इस लॉ के तहत जितना भी सामान खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा, जितना भी टैक्स पे किया जाएगा, वो सारा का सारा लीगल टेंडर में पे किया जाएगा। और वो लीगल टेंडर के अंदर जब आप पे करेंगे तो सरकार को आप डायरेक्ट टैक्स, जिसमें इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स आते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसमें जीएसटी और कस्टम्स आते हैं, वो आप देंगे और इस टैक्स से सरकार का खर्चा चलेगा। ये है मोटा मोटा मनी डिजाइन जिसके अंदर हम रहते हैं। एम आई राइट? बट इस डिजाइन में एक बहुत बड़ा लोचा है, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि ये डिजाइन रहता है सॉवरेनिटी के फ्रेमवर्क के अंदर। इंडिया कहता है मैं अपनी करेंसी लॉन्च करूंगा, चाइना कहता है मैं अपनी करेंसी लॉन्च करूंगा, बांग्लादेश कहता है मैं अपनी करेंसी लॉन्च करूंगा, अमेरिका कहता है मैं अपनी करेंसी लॉन्च करूंगा। जब इस तरह से हो जाता है तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया को अब आप एक फ्लैट फील्ड की तरह समझ लीजिए, फ्लैट फील्ड। अब सवाल ये है कि अगर इंडिया को वियतनाम के साथ ट्रेड करना है, गॉट इट, अगर इंडिया को वियतनाम से ट्रेड करना है तो इंडिया की करेंसी क्या वियतनाम में एक्सेप्टेबल है? आंसर इज नो। क्या वियतनाम की करेंसी इंडिया में एक्सेप्टेबल है? आंसर इज नो। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, एक ऐसा रिजर्व करेंसी एसेट चाहिए जिसके दम पर इंडिया और वियतनाम ट्रेड कर सके, जिसको कहते हैं ग्लोबल रिजर्व करेंसी किसकी बनेगी। तो जिस देश के पास बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग पोटेंशियल होता है और साथ में मिलिट्री पावर होती है, वो दुनिया की ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन जाता है, जो पिछले 70-80 साल से डॉलर ने ये काम किया है। एम आई राइट? अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम डॉलर के लिए तो फायदे का सौदा है, पर प्रॉब्लम है इंडिया और वियतनाम के लिए कि भाई इनको अब पहले डॉलर खरीदना पड़ेगा, ठीक, फिर डॉलर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब समस्या यहां ये है कि दुनिया के अंदर पिछले 70-80 सालों से जो डॉलर का राज था, वो राज एक चीज खत्म कर रही है और वो है गोल्ड। अगर आप सिर्फ पिछले एक साल का, सिर्फ पिछले एक साल का स्टैट देखें, डॉलर गोल्ड के मुकाबले में, डॉलर गोल्ड के मुकाबले में लगभग लगभग 50% डाउन जा चुका है। कितने टाइम में? एक साल में। एक साल में? आप देख लीजिए, पिछले साल अप्रैल मई के आसपास $2200 का एक आउंस गोल्ड था और ये बढ़ के $5500 पर आउंस गोल्ड पर चला गया। अब थोड़ा सा कम आया और मोटा मोटा मैं कह रहा हूं कि 50% डाउन गया। ओके, अब मैं आपसे 2-3 मोटे मोटे सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, आपका शेयर मार्केट में 10% चढ़ा डॉलर टर्म में, पर गोल्ड टर्म में ये चढ़ा के कम हुआ? कम हुआ। कम हुआ। आपकी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मान लीजिए 10% चढ़ी एक साल में, पर गोल्ड टर्म में ये ऊपर गई कि डाउन गई? डाउन। डाउन गई। आपके एक्सपोर्ट्स मान लीजिए 10% बढ़े, पर गोल्ड टर्म्स में ये बढ़े के कम हुए? बिल्कुल गोल्ड के सामने कम हुआ है। ठीक है। और स्थिति ये बन रही है कि आज डोनाल्ड ट्रंप जब चाइना के सामने जाता है, चाइना के घर में जाके समझौता करने की कोशिश करता है और चाइना उसको खाली हाथ वापस भेज देता है। क्यों भेज देता है? उसके पीछे फंडामेंटल रीजन क्या है? उसके पीछे फंडामेंटल रीजन ये है कि चाइना को पता है कि अमेरिका पास्ट है, चाइना फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर है? क्योंकि चाइना के पास वो गोल्ड है जो
अमेरिका के पास चाइना के मुकाबले में कम है। हालांकि ऑफिशियल स्टैट्स ऐसा नहीं बताते हैं, पर चाइना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनके हाउस होल्ड्स के पास और उनके सरकार के पास, जो खासकर उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के रिजर्व्स हैं, प्राइवेट रिजर्व्स हैं, उसमें लगभग 30 से 50,000 टन गोल्ड है। और जबकि अमेरिका के पास जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व है, वो लगभग 8,000 टन है। वो भी फोर्ट नॉक्स में पड़ा हुआ है, जिसका ऑडिट 70 साल पहले हुआ था। यानी कि ये भी नहीं पता कि वो 8,000 टन है कि नहीं। विच बेसिकली मीन्स, अगर दुनिया के अंदर सडनली, मैं आपको थोड़ा सा आप कल्पना करिए, अगर दुनिया के अंदर चाइना गोल्ड बैक्ड करेंसी लॉन्च कर दे, ठीक है, मान लीजिए वो चाइना ये कहता है कि हम 50,000 युआन का, ठीक है, मान लीजिए 20,000 युआन का, मैं ऐसे कह लेता हूं, 20,000 युआन का हम 1 आउंस गोल्ड आपको ट्रांसफर देंगे, ठीक है, 20,000 युआन का एक। इसका मतलब है कि जो युआन और डॉलर की रेशो है आज के हिसाब से, वो 1:4 के आसपास बन जाएगी, ठीक, युआन और डॉलर की रेशो। अब मैं आपको कहता हूं, मार्केट में गोल्ड का भाव और बढ़ जाता है, पर इधर दुनिया युआन और गोल्ड की रेशो एक्सेप्ट कर चुकी है। रशिया एक्सेप्ट कर चुका है, सऊदी अरेबिया एक्सेप्ट कर चुका है, ईरान एक्सेप्ट कर चुका है, पूरा अफ्रीका एक्सेप्ट कर चुका है, पूरा लैटिन अमेरिका एक्सेप्ट कर चुका है। तो होगा क्या, युआन डॉलर के मुकाबले में महंगा होता जाएगा और डॉलर सस्ता होता जाएगा। अगर मान लीजिए गोल्ड $60,000 का हो गया, तो लगभग 8 गुना डॉलर डी वैल्यू हो गया, और चाइना की इकोनॉमी 8 गुना, उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई डॉलर के मुकाबले में। तो सोचिए, जब डॉलर के मुकाबले में चाइना की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो सडनली अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा होगा और चाइना कंज्यूम कर रहा होगा। तो दुनिया की रिजर्व करेंसी का स्टेटस अमेरिका से शिफ्ट होके चाइना की तरफ आ जाएगा। अब इस कल्पना के अंदर आप अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, और वो सवाल है, ये अगर सौभाग्य चाइना का हो सकता है, तो भाई इंडिया का क्यों नहीं हो सकता? अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सौभाग्य को कैसे बनाया जा सकता है, इस पर आप थोड़ी सी 2-3 सवाल पूछे, फिर मैं इसके आगे जवाब दूंगा। नहीं, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है सर, और ये फैक्ट है कि 70 साल में उन्होंने ऑडिट शायद अमेरिका ने इसीलिए नहीं कराया है क्योंकि दे आर देमसेल्व्स डाउटफुल अबाउट इट। बिकॉज ये हो नहीं सकता है कि किसी देश के अंदर इतना बड़ा जखीरा गोल्ड का हो और उनके किसी प्रेसिडेंट के अंदर इतनी हिम्मत ना हो कि जाके उसके ताले खोल के ऑडिट करवा ले। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि वो ऑडिट करवाएगा, फॉर सम रीजन ऑडिट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि इलॉन मस्क ने, मैं आप ही की बात को कर रहा हूँ, कि इलॉन मस्क ने बोला था कि अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी जब उसको मिला था तो उसने कंडीशन रखी थी कि फोर्ट नॉक्स को भी ऑडिट करना है। वो हुआ नहीं और अब उस पर कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। ये सिग्नल देता है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, चाइना और इंडिया जैसे जो देश है जहाँ पे गोल्ड के सबसे बड़े जो अकुमुलेशंस हैं, वो वहाँ पे उन देशों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन फिर वही वाली पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एक अप्रोच का पता भी लगेगा कि क्या वाकई में गोल्ड को कौन सी कंट्री किस नजरिए से देख रही है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, जिस सिचुएशन में हम हैं, हम भी तेल मंगाते हैं, चाइना भी तेल मंगाता है, चाइना भी एनर्जी पे डिपेंडेंट है, मैं भी एनर्जी पे डिपेंडेंट हूँ, ठीक है। और मेरा भी हिट हुआ है, ठीक है, काफी सारे एक्सपोर्ट्स, ठीक है, चाइना के भी एक्सपोर्ट्स हिट हुए हैं क्योंकि जहाज और मैरीटाइम जो चीजें वो हिट हुई हैं।
प्रोबेबली, लेकिन चाइना के अंदर इतनी हॉस्टिलिटी नहीं दिख रही है गोल्ड को लेके। मेरा जो नी जर्क रिएक्शन था वो गोल्ड को लेके, जो हमने ऑब्वियसली मैंने ये नी जर्क रिएक्शन कहूंगा, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे ये है कि गोल्ड को क्या दोस्त की तरह देखना शुरू कर देना चाहिए रादर देन हॉस्टिलिटी की तरफ, कि नहीं ये इट्स नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। और अब वो टाइम आ गया कि हम पर्सपेक्टिव को चेंज करें कि नहीं, ये हमारा दुश्मन नहीं है, प्रॉब्ली ये तो सेवियर है, एंड लेट्स ब्रिंग इन मोर इनोवेटिव आइडिया एंड लेट गोल्ड कम इन द कंट्री एज मच एज पॉसिबल। काशिफ, ये बहुत बहुत गंभीर सवाल है। मतलब ये मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर 21वीं सदी की मॉनेटरी हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो। 21वीं सदी की मॉनेटरी हिस्ट्री का इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इसलिए मैं बार बार इस पॉडकास्ट को अ लव लेटर टू निखिल कामत बोल रहा हूं, कि ताकि जो वेब 2 और वेब 3, क्रिप्टो और फिएट के सोच के बीच में जो गैप है वो गैप कवर हो सके। अब सवाल ये है कि जो नी जर्क रिएक्शन है या गोल्ड को लेकर जो इंडियन गवर्नमेंट का डिस्कम्फर्ट है वो क्यों है, और चाइना के मुकाबले में हमारी स्थिति अलग क्यों है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा क्लैरिफाई करता हूं। देखिए, चाइना नेट एक्सपोर्टर कंट्री है। यानी कि अगर आज मैं आपको 2-3 उदाहरणें दूं, अकेले यूरोप के अंदर उसका रोज का $1 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, रोज का। लगभग उतना ही अमेरिका के साथ उसका ट्रेड सरप्लस है। उसका लगभग एक साल का $800 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है अब चाइना का, विच बेसिकली मीन्स कि अगर उसे किसी भी दुनिया के व्यक्ति के साथ, दुनिया के देश के साथ डील करनी है तो फंडामेंटली उसको टेंशन नहीं है। हालांकि वो एनर्जी के लेवल पर नेट इंपोर्टर है। अगर उसने मान लीजिए सऊदी अरेबिया के साथ $100 बिलियन की डील की, तो सऊदी अरेबिया के पास चाइना से इंपोर्ट करने के लिए हजारों चीजें हैं। सेम चीज रशिया के साथ उसने $400 बिलियन की डील की हुई है। तो रशिया के बैंकों के अंदर आज की तारीख में युआन का बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि चाइना नेट एक्सपोर्टर है, हैवी ट्रेड सरप्लस है। इसलिए वो किसी भी देश को जो भी करेंसी ऑप्शन ऑफर करता है तो लोग उसी करेंसी ऑप्शन को उसके देश के अंदर इंपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। एम आई राइट? अब प्रॉब्लम इंडिया के साथ क्या है? इंडिया एनर्जी के मामले में तो नेट इंपोर्टर है ही, बट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मामले में भी ट्रेड डेफिसिट कंट्री है। कैड हमारा 1.3% है जीडीपी का। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका ट्रेड डेफिसिट है तो कोई आपके देश के साथ बड़े लेवल पर करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्यों करेगा? गॉट इट? अगर मैं सऊदी अरब को जाके कहता हूं कि आप मेरा रुपी ले लो, तो रुपी कहां जाके वो कंज्यूम करेगा? क्योंकि हम नेट ट्रेड डेफिसिट कंट्री हैं। तो इसका मतलब है कि ना चाइना, ना सऊदी अरब को, ना रशिया को, या किसी को भी उस लेवल पर हम बहुत बड़े लेवल पर रुपी नहीं दे सकते। आज आपने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दे दिया। बहुत लोग, देखिए, ये कहना आसान होता है कि हम लोग पुश कर रहे हैं बाकी कंट्रीज को कि हमारे साथ भी अगर ट्रेड करना है तो आईएनआर में ट्रेड करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो मना कर रहा है आपको। he is not disrespecting your this thing. He is just saying कि बॉस अगर मैं ले भी लूंगा तो वेयर आई एम गोइंग टू स्पेंड इट। यस, सीधी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। हाँ, और आप जो है वो सपोज आप मेरे से चीज ज्यादा ले रहे हैं, जैसे तेल आप मेरे से ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन मुझे आपसे बहुत कम चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे पास एक्सेस आईएनआर का मैं क्या करूंगा? यही कह रहा है, यही कह रहा है। यस। अब प्रॉब्लम ये है, अगर इंडिया के पास ये एग्रीमेंट सऊदी अरेब, रशिया या बाकी देशों के साथ वो नहीं कर पाता है तो होगा क्या?
इंडिया को डॉलर खरीदना पड़ेगा। ऑब्वियसली। इंडिया इंडिया जब डॉलर खरीदेगा तो इंडियन रुपए की डिमांड और कम होएगी। और आप पिछले एक साल में देखें, हम 85 रुपए से 96 रुपए डॉलर के मुकाबले में डाउन चले गए हैं। और ये जो राजशमनी के चैनल पर जयंत मुद्रा की भविष्यवाणी है कि हम बहुत जल्दी 150 रुपए का डॉलर तक जाने वाले हैं, ये बात आपको चुभ जरूर सकती है, बट मोरलेस इसकी होने की पॉसिबिलिटी अगले साल 2 साल के अंदर बहुत बड़े लेवल पर है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा ही होता रहता है तो फिर इंडिया के पास ऑप्शंस क्या हैं? इंडिया तो गरीब से गरीब तर होता जाएगा। अगर पिछले 10 सालों में हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, बट जीडीपी की परसेंटेज के हिसाब से हमारे एक्सपोर्ट कम हुए हैं। गॉट इट? आज हम लगभग 800 बिलियन डॉलर का एनुअल एक्सपोर्ट करते हैं, बट अगर उस एक्सपोर्ट को जीडीपी के रेशो के हिसाब से कंपेयर करो तो ये 25% का घट के 21% रह गया है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में प्रोडक्शन नहीं हो रही, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही। फर्क सिर्फ एक ही है कि हिंदुस्तान का रुपी डॉलर के मुकाबले में डाउन जा रहा है, तो इस कारण हमारा परसेंटेज कम होता जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है? ये है ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन, जिसे मैं 21वीं सदी के मॉनेटरी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सबसे फंडामेंटल सवाल रखता हूं। और इसीलिए मैं नितिन कामत से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस आइडिया को जनता तक आप क्रिप्टो के बिहाफ पर पहुंचाने का कष्ट करें। अब मैं यहां ये कहने जा रहा हूं कि इंडिया की हालत एक ऐसी चीज के साथ बनी हुई है जिसे मैं मनी डिजाइन, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां से मैं बोल रहा हूं। अब इंडी जौहर नाम के एक साइबर थिंकर हैं, एक सिस्टेमिक थिंकर है, बहुत बढ़िया काम करते हैं। मतलब इतना खूबसूरत और इंटेलिजेंट सरदार मैंने जिंदगी में नहीं देखा, बट वो कभी और। बट उन्होंने एक बात कही, बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, वट एवर वी डिजाइन डिजाइन्स अस बैक, वट एवर वी डिजाइन डिजाइन्स अस बैक। अब ये बात जब मैंने पहली बार सुनी तो मुझे बात उतनी समझ में नहीं आई, तो इसको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जैसे मेरा आजकल ये जो राइट शोल्डर है, ये थोड़ा सा दर्द करता है। तो मैंने फिजियोथेरेपिस्ट से बात की तो उसने कहा कि आपको माउस शोल्डर हो गया है। जब मैं अपना लैपटॉप के साथ बैठ के ऐसे दिन में 8-10 घंटे काम करता हूँ और माउस से काम करता हूँ, तो मेरी बाजू ऐसे टंगी रहती है हवा में, और एक उंगली से जब मैं काम करता हूँ तो वो पूरा का पूरा हिस्सा जो है फ्रीज हो जाता है। और जब आप ऐसा काम महीनों भर करते हैं तो आपका कंधा और आपका ये पूरा का पूरा मामला धीरे धीरे लॉक हो जाता है, और उसको कहते हैं माउस शोल्डर। अब बात बड़ी सिंपल सी है कि माउस शोल्डर की प्रॉब्लम मुझे हो गई, पर ये कैसे हुई? क्योंकि मैं कंप्यूटर के सामने बैठता हूं, मैंने एक डिजाइन चॉइस की है और एक फर्नीचर की चॉइस की है, और उससे मुझे ये माउस शोल्डर की प्रॉब्लम हो गई कि मैंने अपना रीडिंग स्टाइल डिसाइड किया था, मैंने अपना वर्किंग स्टाइल डिसाइड किया था, उसके बदले में मुझे माउस शोल्डर की प्रॉब्लम आई। सो वट एवर वी डिजाइन डिजाइन्स अस बैक। एम आई राइट? ब्रिलियंट। अब यही रूल मैं लागू करता हूं मनी के ऊपर। जब हमने कहा कि मनी वो होएगी जिसको हम फिएट करेंसी कहते हैं, कि जो सेंट्रल बैंक ने कह दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया, उसके हिसाब से हम लीगल टेंडर के लॉ को फॉलो करेंगे। पर भाई, लीगल टेंडर का लॉ तो सिर्फ देश के अंदर ही होगा ना, देश के बाहर तो नहीं होगा। तो देश के बाहर जब आपको अपना आईएनआर लेके जाना है तो या तो डॉलर में लेके जाओगे, उसको पहले डॉलर में कन्वर्ट करोगे और फिर वहां से हासिल करोगे जो भी आपको इंपोर्ट करना है। अब सवाल ये है कि अगर आप डॉलर की बजाय डॉलर से भी खूबसूरत और डॉलर से भी ताकतवर एसेट के ऊपर जाना चाहते हो, जो है गोल्ड, तो वहां कैसे जाओगे? ये है ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन जहां भारत सरकार फंसी हुई है। और मैं इस ट्रिलियन डॉलर क्वेश्चन का जवाब आज से 6 साल पहले भी दे चुका था। आज मैं उसी सवाल को रिपीट करने जा रहा हूं। ओके?
मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरकार गरीब है, हिंदुस्तान की जनता अमीर है। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात हुई कि हिंदुस्तान की सरकार गरीब है और हिंदुस्तान की जनता अमीर है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार के पास लगभग 600 से 800 टन गोल्ड है और हिंदुस्तान की जनता के पास 25,000 से लेकर 36,000 टन के आसपास गोल्ड है। गॉट इट? और जनता अपना सोना निकाल नहीं रही है और सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो सरकार जनता के सोने को पब्लिक लिक्विडिटी का हिस्सा नहीं बना पा रही है। तो हमने एक करेंसी डिजाइन ऐसा बनाया हुआ है जिसके अंदर जनता अमीर है, सरकार गरीब है। गॉट इट? पर जनता को अमीरी का फायदा नहीं हो रहा और सरकार की गरीबी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, परफेक्ट। मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि गोल्ड लोन हैव सरपास्ड क्रेडिट कार्ड लोन्स। सो व्हाट इज क्रेडिट, सो दे हैव सरपास्ड क्रेडिट कार्ड्स। तो द पॉइंट दैट यू आर ट्राइंग टू मेक हियर कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि गोल्ड को गोल्ड लोन की तरह यूज करते हैं और 8 से 15% के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करके बस उसको उसी हद तक लिक्विडिटी की तरह यूज कर रहे हैं। यस। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि ये जो डिजाइन थिंकिंग हमने मनी के आसपास बनाई हुई है, इस डिजाइन थिंकिंग के अंदर हमें एक शिफ्ट करना पड़ेगा। और ये जो शिफ्ट है, ये मैं पिछले कई सालों से लोगों को बता रहा हूं कि ये शिफ्ट जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे परसों करें, ये करना ही पड़ेगा। और मैं वो कह रहा हूं, लीगल टेंडर लॉ अपग्रेड करना पड़ेगा। लीगल टेंडर लॉ अपग्रेड करना पड़ेगा, विच बेसिकली मीन्स कि हिंदुस्तान की सरकार एक लॉ अपग्रेड करे जिसके अंदर हिंदुस्तान में 2 लीगल टेंडर होंगे। एक लीगल टेंडर होगा जो आईएनआर ऑलरेडी है और दूसरा लीगल टेंडर होगा ऑन चेन सॉवरन करेंसी जो गोल्ड बैक्ड हो सकती है, विच बेसिकली मीन्स कि हम गोल्ड को लिक्विडिटी में कन्वर्ट करने का एक डिजाइन बनाएं जिसके अंदर ऑन चेन सॉवरन करेंसी का सरकार मॉडल पेश करे कि हिंदुस्तान के अंदर एक लीगल टेंडर आईएनआर है, एक लीगल पर वो ऑफ चेन है, और दूसरा लीगल टेंडर ऑन चेन है जो इंडियन गोल्ड डॉलर बोला जा सकता है। और सरकार इन दोनों के बीच में एक पेग रेशो डिसाइड कर ले। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 लाख रुपए का 10 तोले सोना है, एम आई राइट? 24 कैरेट का। तो इसका मतलब है कि अगर हम 1.5 लाख रुपए का एक तोला, 10, 1.5 लाख हाँ रुपए का एक तोला। ठीक है, तो 1 ग्राम 15,000 का बना। ठीक है, अगर 1 ग्राम 15,000 का बना तो 1 मिलीग्राम 15 रुपए का बनेगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि सरकार 15 मिलीग्राम की वैल्यू 1 मिलीग्राम की वैल्यू 15 रुपए के हिसाब से अगर फोकस कर दे, फिक्स कर दे, पेग कर दे, और हिंदुस्तानियों को ये कहे कि अगर आप अपना गोल्ड बैंक के लॉकर में जमा कराते हैं तो आपका गोल्ड 100% रेशो पर आईएनआर जैसी करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 10 तोले सोना है तो इसका मतलब ये है कि आप 15 लाख रुपए की लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं जिसको हम इंडियन गोल्ड डॉलर के अंदर ऑन चेन यूज कर सकते हैं। एम आई राइट? तो जिसको गोल्ड डॉलर यूज करना है वो ऑन चेन यूज करे, जिसको ऑफ चेन यूज करना है वो अपने गोल्ड डॉलर को 15:1 की रेशो में, मिलीग्राम की रेशो में वो आईएनआर में ट्रांसफर कर ले। एम आई राइट?
अब सवाल ये है कि ये जो इंसान है, जो आम हिंदुस्तानी है, वो ये क्यों करेगा? नंबर वन फायदा, उसको अब मुथूट गोल्ड को या मालाबार वालों को अब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि अब उसका गोल्ड सीधे लिक्विडिटी जनरेट कर रहा है। ठीक है, नंबर वन कि उसको ये सीधा फायदा है। दूसरा, सरकार ये कहेगी कि भाई हमें जो मनी प्रिंटिंग का लॉस आ रहा है उसका हम कैसे नुकसान भरपाई करेंगे। तो उसका एक सीधा रूल बनाया जा सकता है कि कोई इंसान जितना भी मनी प्रिंटिंग करेगा, यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि मनी प्रिंटिंग की ताकत सेंट्रल बैंक से शिफ्ट करके आम जनता के हाथ में दे दी जाए, पर वो एक सर्टेन प्रोटोकॉल के अंदर हो। यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपए का लिक्विडिटी जनरेट किया, मनी प्रिंटिंग किया इंडियन गोल्ड डॉलर के अंदर, तो आपको साल की 3% साइनरेज फीस, जिसको मनी प्रिंटिंग फीस है, वो देनी पड़ेगी। 1% जाएगा सेंटर को, 1% जाएगा स्टेट को, और 1% जाएगा आपकी म्यूनिसिपैलिटी को या आपकी पंचायत को। विच बेसिकली मीन्स कि हिंदुस्तान में मॉनेटरी डिसेंट्रलाइजेशन और पावर टू पब्लिक क्लियर हो गई। अब जब जनता, और अगर सरकार ये रूल बना दे कि आपका पैसा कभी भी शहर की सरहद छोड़ के नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि जनता को ये एश्योरेंस हो जाएगी कि उनके पैसे का मिसयूज नहीं होगा। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर 10 लाख करोड़ रुपया लिक्विडिटी जनरेट होती है, जो बहुत छोटी अमाउंट है एक लेवल पर इंडिया के लिए, 10 लाख करोड़ रुपया, जबकि इंडिया के अंदर जो एक्चुअल सोना है अगर मैं 25 से 35 लाख के हिसाब से कैलकुलेट करूं, तो हिंदुस्तान में जो एक्चुअल सोना है वो लगभग लगभग 300 से 500 लाख करोड़ रुपए का सोना है। मैं अगर सिर्फ 10 लाख करोड़ कह रहा हूं, उसका 3% आप कैलकुलेट करिए तो 30,000 करोड़ रुपया सालाना मनी प्रिंटिंग फीस बनती है। अगर 100 लाख करोड़ वो लिक्विडेट होता है तो 3 लाख करोड़ रुपया सालाना मनी प्रिंटिंग फीस बनती है। अगर आप आरबीआई के मुकाबले में कंपेयर करो तो भारत सरकार को ज्यादा फायदा होगा और जनता को बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा और लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। अब थोड़ी देर के लिए आप इंडियन गोल्ड डॉलर 15 रुपए का, ठीक है, ये है ऑन चेन सॉवरेन करेंसी। आईएनआर 1 रुपए का। अब सवाल ये है कि दुनिया को जब ये पता चलेगा कि आईएनआर के पीछे अब इंडियन गोल्ड डॉलर बैठा हुआ है और दुनिया के अंदर, अब दुनिया को जब ये पता चलेगा कि अब इनके पास एक अल्टरनेटिव पैरेलल लिक्विडिटी आ गई है, तो इसका मतलब है कि दुनिया को पता है कि आईएनआर और इंडियन गोल्ड डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी रेशो उनके पास अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे पास गोल्ड एज ए परमानेंट गारंटी बिहाइंड आईएनआर भी अवेलेबल है। और अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इंडियंस की परचेजिंग पावर बढ़ेगी कि कम होएगी? बढ़ेगी। तो अब सोचिए, अगर गोल्ड का प्राइस मान लीजिए 1.5 लाख रुपए तोले से बढ़ के 5 लाख तोला हो जाए अगले 2 साल के अंदर, तो इंडियंस की परचेजिंग पावर लगभग 3 गुना बढ़ जाएगी अगले 2 साल में। और ये परचेजिंग पावर पूरी दुनिया के अंदर जाएगी। अब देखिए, परचेजिंग पावर 3 गुना बढ़ रही है, आप इंटरेस्ट कम पे कर रहे हैं, सरकार का मनी प्रिंटिंग रेवेन्यू बढ़ रहा है, और दुनिया के अंदर आईएनआर और इंडियन गोल्ड डॉलर की जो डुअलिटी है, जो कपलिंग है, वो दुनिया के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट बन रहा है। और इसको मैं जोड़ता हूं पिछले 2000 साल की ग्लोबल हिस्ट्री से। दुनिया की पिछली 2000 सालों में अगर पहले 1800 साल में लगाऊं, तो इंडिया और चाइना दुनिया के जीडीपी का लगभग 60% कंट्रोल करते थे। मैं ये कह रहा हूं
कि ये वक्त वापस आ रहा है और इस वक्त का एंट्री पॉइंट है गोल्ड टू ब्लॉकचेन बेस्ड कन्वर्टिबिलिटी, क्योंकि ऑन चेन सॉवरन करेंसी जो होगी वो, आपने गोल्ड जमा कराया बैंक में, आपने एक एनएफटी क्रिएट किया और उस एनएफटी के अगेंस्ट आपका इंडियन गोल्ड डॉलर पैदा हो गया। कल को अगर आपने वापस भेजा तो एनएफटी बर्न हो गया। तो मतलब ये हो गया कि अब इंडिया के पास दो लीगल टेंडर हो गए, एक ऑफ चेन आईएनआर, एक ऑन चेन इंडियन गोल्ड डॉलर, और दोनों के बीच में पेग हो गया, विच बेसिकली मींस कि अब दुनिया के पास आईएनआर चूज करने का भी फायदा है और इंडियन गोल्ड डॉलर चूज करने का भी फायदा है। और अगर आप नियम बना दें कि इसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाएगा, तो सोचिए इसका एडॉप्शन किस लेवल पर जाएगा। एब्सोल्युटली। सो काशिफ, मैं उस बात पर वापस आता हूं कि जैसे डिजाइन थिंकिंग में मैं माउस शोल्डर से पीड़ित हूं क्योंकि मैंने डिजाइन चूज किया था, उस डिजाइन के कारण मुझे माउस शोल्डर हुआ। उसी तरह से मैं ये कह रहा हूं कि भारत की जनता ने फिएट करेंसी को चुन के इन्फ्लेशन और ट्रेड डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम्स को एक डिजाइन चॉइस की तरह अपने मत्थे मढ़ लिया है। जब तक आप डिजाइन को नहीं बदलेंगे, ये डिजाइन प्रॉब्लम्स नहीं खत्म होने वाली। राइट, जबरदस्त। इसमें पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा सर आपकी विजन को, और शुरुआत में कितना इजी है ये मॉडल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं है, ठीक है। और इस मॉडल को करने में एक ही चीज की कमी दिखती है, वो है इंटेंट, ठीक है। यस, और जनता की तरफ से जो कमी दिखती है वो है ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट जनता की तरफ से कमी दिखती है और इंटेंट सरकार की तरफ से कमी दिखती है। ट्रस्ट का मैटर ये है कि जनता अपने गोल्ड से इतना प्यार करती है सदियों से, कि जब आप उसको बोलोगे कि ये इसको वहां रख दो और बदले में ये मिलेगा, तो क्या वो इंस्टीट्यूशंस पे इतना ट्रस्ट करती है कि जाके अपना सारा का सारा सोना इंस्टीट्यूशंस के पास रख दे, ठीक है। और ये एक्सपेक्ट करे बदले में कि ये जो मॉडल है ये वर्क करेगा। बिकॉज आज भी जनता का जो लास्ट रिजॉर्ट है घरों के अंदर, वो गोल्ड होता है। गोल्ड इज द लास्ट थिंग टू मूव आउट, ठीक है। और लोग गोल्ड को गिरवी रख देते हैं इंडिया में, बेचते नहीं है। बेचना इज लाइक द लास्ट रिजॉर्ट। मॉडल कितना ही प्यारा है ये, आप सोचिए कि अगर ये मॉडल वर्केबल हो जाए तो एकदम रातों रात इंडिया की पोजीशनिंग कितनी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। यस, यस। पूरी पूरी दुनिया में कितनी स्ट्रांग पोजीशनिंग हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एटलीस्ट चाइना से इन टर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट में, एटलीस्ट बेयर मिनिमम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आज भी वी आर बेटर ऑफ, लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रस्ट, या ये उल्टा है? देखिए काशिफ, ये जो सवाल है कि सरकार की तरफ से और इन जनता की तरफ से जो ट्रस्ट का इशू है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। पर मैं इस बात को समझाने के लिए आपको उस पॉइंट पर वापस लेके जाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार गरीब है, जनता अमीर है, पर क्योंकि सरकार गरीब है इसलिए जनता भी उस गरीबी को झेलने में मजबूर है। अब मैं आपको मान लेता हूं कि अगर कोई आपको कहता है, सरकार आपको कहती है कि आप अपना गोल्ड बैंकों में जमा कराओ और उसको इस तरह से लिक्विडिटी में कन्वर्ट करो। तो पहली बात, मैं अगर ये स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर सरकार ये रूल बना दे कि आपका गोल्ड उस शहर की सरहद से बाहर नहीं जा सकता, ओके, नंबर वन, ये है नंबर वन कंडीशन, ताकि जनता को ये हो कि हमारा गोल्ड हमारे जगह से कहीं बाहर दिल्ली ना चला जाए, बैंगलोर ना चला जाए। तो पहली तो ये कंडीशन आ जाए। दूसरी कंडीशन, सरकार शुरू के अंदर सिर्फ इतना रूल बनाए कि हर इंसान इंडिया का
5 लाख रुपए तक की लिक्विडिटी जनरेट कर सकता है, पर वो लिक्विडिटी उसको 6 महीने बाद वापस करनी पड़ेगी और गोल्ड रिक्लेम करना पड़ेगा। एम आई राइट? अगर मान लीजिए ये एक शॉर्ट विंडो जब आप होती है, तो इसका मतलब है कि 6 महीने बाद आप अपना पैसा वापस करेंगे और गोल्ड रिक्लेम कर लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। मैं कहता हूं 5 लाख की बजाय 1 लाख की भी लिमिट लगाई जा सकती है। ठीक। और इसमें एक और चीज देखिए काशिफ, जो कोई बोल नहीं रहा है, हिंदुस्तान के मंदिरों गुरुद्वारों के अंदर जो सोना पड़ा हुआ है वो किसका है? ट्रस्ट का। ट्रस्ट का है। तो ट्रस्ट का सोना ट्रस्ट के पास रहे, पर वहां से जो लिक्विडिटी जनरेट हो सकती है, आप मुझे बताइए कि अगर देश में बिहार सरकार मनी प्रिंटिंग कर सकती है, बंगाल सरकार प्रिंटिंग कर सकती है, तो क्या एक रिलीजियस ट्रस्ट जो मनी क्रिएट करेगा, उससे उस ट्रस्ट के स्कूल्स, गौशालाएं, हॉस्पिटल्स, फीमेल एम्पावरमेंट सेंटर्स क्या नहीं चलाए जा सकते? क्या वो ऑन चेन सॉवरेन करेंसी, जिसको मैं इंडियन गोल्ड डॉलर कह रहा हूं, वो नहीं बना सकते? क्योंकि वो नो प्रॉफिट नो लॉस चैरिटेबल बॉडीज हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर हम गोल्ड बैक्ड मनी प्रिंटिंग जनता के हाथ में दे दें विद इन सर्टन रूल्स, विद इन सर्टन रूल्स, तो हिंदुस्तान की जनता अपनी अमीरी का फायदा उठा सकती है, और उस अमीरी का फायदा जो होगा हिंदुस्तान की सरकार को होगा। और अगर ऐसा होता है तो हिंदुस्तान का रुपी डॉलर के मुकाबले में डाउन नहीं जाएगा, वो डॉलर के मुकाबले में अप जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बिना ब्लॉकचेन के, और इसमें एक और चीज है, अगर कल को लोग इंडियन गोल्ड डॉलर और बिटकॉइन के बीच में कन्वर्टिबिलिटी करना चाहते हैं, तो ऑन चेन कन्वर्टिबिलिटी हो सकती है। हर इथीरियम या हर ऑल्ट कॉइन के साथ तो कन्वर्टिबिलिटी हो सकती है। तो आप इंडियन गोल्ड डॉलर क्रिप्टो को एसिमुलेट कर सकता है, बट आईएनआर क्रिप्टो को एसिमुलेट नहीं कर सकता है। तो आपकी क्रिप्टो रेगुलेटरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। तो मैं इसलिए हाँ। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज सुबह ही एक बड़ी खतरनाक प्लानिंग देखी मैंने अमेरिका की, और एग्जैक्टली इसी लाइंस पे यार अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो कुछ चीज़ों को पब्लिसाइज करते हैं और कुछ चीज़ों को चुपचाप कर लेते हैं। जैसे सर मैं आज देख रहा था कि जैसे गोल्ड हमारी ताकत है, अमेरिका की ताकत उनकी स्टॉक मार्केट है। यस। और सर आज ही एसईसी ने ये प्रपोज किया है। एसईसी ने मतलब किसी ऐसे ही नहीं कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एसईसी ने जो रेगुलेटर है वही कह रहा है कि हम अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको टोकेनाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले भी सुना होगा। आज उन्होंने कैविएट ऐड कर दिया इसमें। ये है सर ड्रेकोनियन। मतलब अगर दुनिया को पता भी नहीं है सर कि क्या करने जा रहे हो, वो कह रहे हैं ये टोकेनाइज स्टॉक्स जो हैं ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होंगे अवेलेबल। यस। अब इसका मतलब नहीं लोग समझ पाए। इसका मतलब ये है कि भाई उन्होंने देख लिया कि उनकी स्टॉक मार्केट में दुनिया पैसा लगा रही है। अभी ये चलता है सुबह 9 से 4 या 9 से 3, मुझे उनका एक टाइम तो नहीं पता, बट एक लिमिटेड टाइम के लिए। और इसमें अभी एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स ही आ पाते हैं। भाई आज कितने लोग हैं एनर जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा होते हैं अमेरिका की, जबकि फिर भी बहुत ओपन हो गया है, लेकिन फिर भी अफ्रीका से पैसा आ रहा है क्या, एशिया से पैसा आ रहा है कि नहीं? डिसेंट्रलाइज करने के पीछे उनकी ताकत, उनका जो गोल है वो ये कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे हमारे स्टॉक्स मिलेंगे, और लोग इन्फ्लेशन से पीड़ित हैं ही पूरी दुनिया में। वो पूरी दुनिया में 25% जनता आज ऐसी है जो डबल डिजिट इन्फ्लेशन में, उनके पास इन्फ्लेशन से बचने के कोई साधन नहीं है। अमेरिका के स्टॉक मार्केट वो पैसा लगाना चाहते थे, लगा नहीं सकते थे। डेक्सिस पे हम अपने स्टॉक्स को अवेलेबल कर देते हैं। इधर से हम स्टेबल कॉइन इशू करेंगे, उधर से वो स्टेबल कॉइन लेके अपनी आईना करेंसी को स्टेबल कॉइन में कन्वर्ट करके हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देंगे।
जब हमारे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे, हमारी स्टॉक मार्केट 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गुना और बड़ी हो जाएगी। और जब स्टॉक मार्केट बड़ी होगी, इधर से स्टेबल कॉइन की मार्केट जो है वो 10 गुना बड़ी हो जाएगी। जब स्टेबल कॉइन्स बड़े होंगे तो ट्रेजरीज की डिमांड 10 गुना बढ़ेगी। जब ट्रेजरी की डिमांड 10 गुना बढ़ेगी तो यील्ड कम होगी। जब यील्ड कम होगी, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो मुझे सस्ते में लोन लेके मैं अपने डेट को फिर रिफाइनेंस करूंगा, और मैं 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर का जो डेट आज है मेरा, इसको मैं 150 ट्रिलियन पे ले जाऊंगा बिना किसी उसके। इसीलिए इसीलिए काशिफ, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो ऑन चेन सॉवरन करेंसी या जो इंडियन गोल्ड डॉलर 15 मिलीग्राम टू 15 रुपए का 1 मिलीग्राम गोल्ड की जो मैं सजेशन दे रहा हूं, वो एक लेवल पर आपको चाइना के बराबर लाके खड़ा कर देगी मॉनेटरी लेवल पर, और दूसरे लेवल पर वो अमेरिका से आपको एक कदम आगे ले जाएगी। क्यों? नहीं आप, हाँ, क्योंकि नहीं आप उसमें बिल्कुल, डिसेंट्रलाइजेशन, जो ब्लॉकचेन बेस्ड डिसेंट्रलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, टोकनाइजेशन है, वो आप इंडियन गोल्ड डॉलर के साथ बड़े इजीली कन्वर्टेबल बना सकते हैं। तो वो एक तरह से कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हो जाएगा। जी, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आज अगर हमने ये नहीं किया, मैंने आपका आपका प्रपोजल बोला, हटा दो ऐसे, कौन लेके आया ये प्रपोजल, हट, और मैं वैसी की वैसी स्थिति में बैठा हुआ हूं, नहीं कर रहा मैं। अमेरिका ने ये कर दिया, वो अपने रियल एस्टेट को भी टोकनाइज करके डेक्सिस पे ला रहे हैं, आपको पता ही है, बॉन्ड्स यस। को ला रहे हैं, स्टॉक मार्केट को ला रहे हैं, 100 ट्रिलियन से 150 ट्रिलियन की मार्केट को वो ऑन चेन ला रहे हैं अगले 6 महीने में। मैंने नहीं किया जो आप कह रहे हो, तो मैंने अगर नहीं किया तो मैं, या अफ्रीका ने नहीं किया या किसी ने नहीं किया, जिस कंट्री ने भी ये नहीं किया, वो सीधी सी बात है, वो बेहतर विकल्प की तरह डेक्सिस पे जाना शुरू कर देंगे। डेक्सिस एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, क्लिक ऑफ डाउनलोड पे डाउनलोड हो जाता है। आप बैन नहीं कर सकते, आप इंटरनेट के कीड़े को बैन नहीं कर सकते, सिंपल। अगर मैंने एक विकल्प दे दिया अपनी जनता को, तो इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गोल्ड ने अगर पिछले 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है, तो किसी व्यक्ति के पास उसकी करेंसी, ऑन चेन करेंसी में आप ही की गोल्ड बैक्ड स्टेबल कॉइन, सपोज करिए 1 साल में 65% बढ़ा हुआ है, उसको क्या मन करेगा कि वो 20% की हाई रिस्क की स्टॉक में पैसा लगाने का? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो कहेगा, वो कहेगा, आई एम हैप्पी बॉस, आई एम गुड, आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई मनी इनटू अमेरिकन स्टॉक मार्केट एंड मेक देम स्ट्रांग, रादर I will keep the money within the country and make my own nation strong to compete them. That is what you call self-sovereignty, and that is the purest example of feeling for the nation or contributing to the nation. यस, इसीलिए मैंने इस प्रपोजल का नाम रखा है ऑन चेन सॉवरन करेंसी, और इसकी जो पहली इंपॉर्टेंट टाइप मैं प्रपोज कर रहा हूं वो इंडियन गोल्ड डॉलर की 1 मिलीग्राम को आप अगर 15 रुपए के ऊपर फिक्स कर दें, तो उसके हिसाब से आप क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी एम्ब्रेस कर सकते हैं और कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी दे सकते हैं। और दूसरा, आप चाइना जैसे, अगर वो कल को गोल्ड बैक मॉडल लेके आता तो उसके साथ भी compete कर सकते हैं, और आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन होने से बंद हो जाएगी। यानी कि अब आप अपने देश में बैठे बैठे थ्रू इंटरनेट ग्लोबल वैल्यू लेयर को एब्जॉर्ब कर रहे हो, बिना डॉलर पर डिपेंड हुए, क्योंकि आपने डॉलर से बड़ा एसेट गोल्ड को अपना एंकर बना लिया है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि हिंदुस्तान की जनता के पास, हिंदुस्तान की सरकार के पास सॉल्यूशंस हैं, पर डिजाइन थिंकिंग हमें रिवाइज करनी पड़ेगी। लीगल टेंडर लॉ को अपग्रेड करना पड़ेगा, देश में एक की बजाय 2 लीगल टेंडर। मैं कंटिन्यूसली इस बात से एग्री करता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर मॉनेटरी सॉवरेनिटी कंटिन्यू होनी चाहिए, पर मॉनेटरी सॉवरेनिटी का डिजाइन क्या होना चाहिए, मैं उस डिजाइन के अपग्रेड की बात कर रहा हूं। क्योंकि अगर हिंदुस्तान की सरकार गरीब है तो भी हिंदुस्तान गरीब है, और अगर हिंदुस्तान की जनता अपनी अमीरी का फायदा नहीं उठा पा रही तो भी हिंदुस्तान गरीब है। तो इस चक्कर में, इस ट्रैप में हम फंसे हुए हैं। एक ही सीन है, मेरे को एक इस पूरे प्रकरण में
देखिए मैंने कहा ना, इंटेंट और ट्रस्ट। मान लेते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इंटेंट बहुत सही है, उन्होंने इस प्रपोजल को मान लिया, इंटेंट भी अच्छी है, एंड दे वी वांट टू बी द सुपर पावर। फिर बात आता है, नेक्स्ट हर्डल आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट का सबसे बड़ा डेफिशिएट ये है कि मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन द कंट्री इज नॉन केवाईसी। ठीक है, लोगों के पास आप जाएंगे, किसी का बिल फट गया, किसी का बिल नहीं है, मोस्ट ऑफ द गोल्ड हैज बीन लाइक अ लेगेसी ट्रांसफर। ठीक है, और बिना कागज के होता है वो। जी, माँ गुजर गई थी, माँ के कंगन दादी ने दिए थे, दादी के कंगन परदादी ने दिए थे, वो खानदानी कंगन चले आ रहे हैं जी। आज आप उसका बिल कहाँ से लाओगे, राइट? सो एक बहुत मेजर पॉइंट ये भी है, to bring the gold back into the system and to be able to monetize it the way you're saying, the first condition that has to be met out is no question asked policy. Whatever gold you have, bring it on the table and get the money. ठीक है, एंड दैट विंडो शुड बी लाइक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के सपोज एक साल के अंदर अंदर इफ यू डू इट, लाइक आई मीन, तो यू गेट द मोस्ट ऑफ द बेनिफिट, प्रोबब्ली दोस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। काशिफ एक बात हमेशा इसको याद रखनी चाहिए कि जो नेचुरल वेल्थ होती है ना, उसका कभी भी केवाईसी नहीं होता। जैसे धूप को हमने बिजली में कन्वर्ट किया सोलर सेल लगा के, उसका केवाईसी तो नहीं ना हो सकता, पर उससे जो मनी फ्लो होगा उसका केवाईसी हो सकता है। एम आई राइट? अगर देश ने, क्या आपने फिलोसफिकल बात बोल दी यार, मैं इसको बिटकॉइन से रिलेट कर रहा था कि बिटकॉइन को जब हम केवाईसी जो भी नेचुरल वेल्थ होती है उसका केवाईसी नहीं होता, पर उसके फ्लो का केवाईसी हो सकता है। वाह। उसी तरह से गोल्ड का केवाईसी नहीं हो सकता, पर गोल्ड के फ्लो का केवाईसी हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह लोग सोलर सेल के जरिए करेंसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसी तरह से गोल्ड को इंडियन गोल्ड डॉलर के जरिए वैल्यू चेन में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो जब ट्रांसफर होएगा, फॉर एग्जांपल आप ब्लॉकचेन के ऊपर हर बंदे का एक फिक्स्ड एड्रेस होता है जिसको पब्लिक की कहा जाता है। आप पब्लिक की को एक केवाई के साथ जोड़ना कितना मुश्किल काम है? कोई मुश्किल काम नहीं। हिंदुस्तान की एक्सचेंजेस ऑलरेडी कर रही हैं ये काम, तो इसलिए ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, डिजाइन अपग्रेड। हम डिजाइन अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, और ये डिजाइन अपग्रेड हमारा पिछले 70-80 सालों से पेंडिंग है। तब वक्त दूसरा था, आज वक्त बदल गया है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारी आवाज छोटी हो सकती है, पर हमारे आइडियाज बड़े हैं। इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं निखिल कामत को कि आप इन आइडियाज को क्रिप्टो के और यूट्यूब से बहुत बड़े लेवल पर आगे लेके जाइए, बिकॉज ये आइडियाज ब्लॉकचेन की इनोवेशन, परमिशनलेस इनोवेशन की धरती से पैदा हुए हैं, क्रिप्टो इकोनॉमिक्स की धरती से पैदा हुए हैं। मैं एक और चीज सोच रहा था कि इलॉन मस्क ने पीछे बोला था यूनिवर्सल हाई इनकम का एक जमाना आएगा, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर गोइंग टू प्रिंट मनी। ठीक है, टू बेसिकली लोग घर पे बैठ जाएंगे। इंडिया इज गोइंग टू बी प्रॉब्ली द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज द पोटेंशियल ऑफ मेकिंग पीपल वेल्दी विदाउट प्रिंटिंग मनी। प्रॉब्ली दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट एग्जांपल इन द वर्ल्ड। यस, और ये एक बात समझिए, गवर्नमेंट्स मनी प्रिंटिंग नहीं करेंगी, गवर्नमेंट्स मनी प्रिंटिंग के प्रोटोकॉल बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी, जनता मनी प्रिंट करेगी। क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर आईएनआर पर वैल्यू फ्लो हो सकता है, गोल्ड के ऊपर वैल्यू फ्लो हो सकता है, तो क्या एनर्जी के ऊपर वैल्यू फ्लो नहीं हो सकता? क्या डाटा के ऊपर वैल्यू फ्लो नहीं हो सकता? क्या कंप्यूट के ऊपर वैल्यू फ्लो नहीं हो सकता? क्या लैंड के ऊपर वैल्यू फ्लो नहीं हो सकता? सर ब्लैक रॉक ने कल बोल दिया है, ये आपको पता है ना? कल उस ब्लैक रॉक ने बोल दिया कि कंप्यूट इज द न्यू करेंसी। यस, and ultimately currencies will be backed by the dollar, and the other currencies will be pegged to compute. हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक आइडिया देता हूँ डिसेंट्रलाइज कंप्यूट का। जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, या और बहुत सारे एलएलएम्स हैं। अगर इंडिया अपना एलएलएम लॉन्च करे और उस एलएलएम को एक्सेस करने के लिए जो टोकन्स होते हैं उसको भारत के हर इंसान के
पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, विच बेसिकली मीन्स कि वो इंसान एलएलएम्स का इस्तेमाल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, विच बेसिकली मीन्स कि जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो टोकन्स जो है वो सर्कुलेट होंगे, कंज्यूम होंगे, क्रिएट होंगे, कंज्यूम होंगे, क्रिएट होंगे, विच बेसिकली मीन्स कि जब वो वैल्यू कन्वर्जन होगा तो वैल्यू कन्वर्जन सोसाइटी के अंदर जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ इकोनॉमी बिल्ड करेगा वो कितना बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट मैं आपको कल की उदाहरण देता हूं। मेरा जब माउथ शोल्डर दर्द हो रहा था तो मेरे पास दो ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन ये थी कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊं कि खुद ही इसका इलाज कर लूं। तो मेरे पास समय थोड़ा कम था तो मैंने सोचा कि चल ऐसा करते हैं, जेमिनी से पूछते हैं कि ये मेरे प्रॉब्लम क्या है। तो जेमिनी को मैंने अपनी पूरी की पूरी जो फिजिकल प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी बताई। तो उसने कहा कि आपको माउथ शोल्डर हुआ। मैंने उसका माउथ शोल्डर का इलाज किया तो उसने वो एक्सरसाइज बताई। वो एक्सरसाइज जाके जब मैंने यूट्यूब पर वगैरह पर चेक किया तो वो सारा का जो जो एनालिसिस था वो ठीक था और मैंने वो एक्सरसाइज यूज की। पर मेरे मन में गिल्टी कॉन्शियस आ गया। मेरे मन में गिल्टी कॉन्शियस ये है कि जिस फिजियोथेरेपिस्ट को मैंने 500 रुपया देना था उसने तो वो पैसा गवा दिया। ठीक, अगर मेरे जैसे 10 कस्टमर ऐसा करेंगे तो वो फिजियोथेरेपिस्ट तो बेरोजगार हो जाएगा। पर अगर मैं जो चैट जीपीटी को मैं $25 महीने के दे रहा हूं या जेमिनी को मैं $30 महीने के दे रहा हूं, वो अगर डिसेंट्रलाइज्ड और सब लोगों तक पहुंच जाए तो इसका मतलब है कि अब एक लेवल पर अगर फिजियोथेरेपिस्ट लूज कर रहा है, दूसरी लेवल पर उसको डिसेंट्रलाइज कंप्यूट करेंसी मिल रही है सरकार की तरफ से, which basically means monetary decentralization। मैं ये कह रहा हूं कि गोल्ड पहला ऑन चेन सॉवरन करेंसी का इफेक्टिव मॉडल बन सकता है और ये धीरे धीरे दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अलग अलग ऑन चेन सॉवरन करेंसीज में तब्दील होगा, जहां से बनेगी यूनिवर्सल हाई इनकम। सरकारें मॉनेटरी प्रोटोकॉल बनाएंगी, जनता मनी प्रिंटिंग करेगी। ये है यूनिवर्सल हाई इनकम का, अबंडेंस का मॉडल। राइट। आई थिंक सर लेव लेटर बहुत ही अच्छा था और इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि इतना भी अगर समझ में आ गया तो एक इंटेंट और एक सोल्यूशन समझ में आ गया। और मैं चाहूंगा कि लेटर निखिल कामत तक पहुंचे। उसके लिए जो हमारे श्रोता हैं जो हमें सुन रहे हैं, अगर ये शेयर करेंगे उन तक, इसको वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, इसके बारे में इसको ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो फिर ही हो सकता है ये वीडियो उन तक पहुंचे। ट्विटर पे अगर आप इसको पोस्ट करेंगे निखिल कामत को टैग करके, तो ही शायद वो इसके ऊपर नजर आए। पर इंटेंट वो नहीं है। इंटेंट ये है कि मैं कहता हूँ अगर आम जनता ने भी इसको सुन लिया और इन्हीं में से कोई पॉलिसी मेकर की रोल में चला गया कल को, इतने बच्चे हमें सुनते हैं, कई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कुछ आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर कल को कोई आईआरएस ऑफिसर बन गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गया कल को, तो हो सकता है कि वो कहेगा कि नहीं यार ये मॉडल मैंने सुना हुआ है, लेट्स अप्लाई दिस मॉडल। ठीक है। सो आई थिंक आप कंटेंट तो देखिए उल्टा सीधा हर तरीके का शेयर करते हैं। आप लोगों से इतना ये जो डिस्कशंस हैं, ये आपको किसी क्लासरूम में, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, यहाँ तक कि चैट जीपीटी भी आपको मॉडल जरूर एक बता देगा, लेकिन इस डीपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाएगा अभी भी। और उसको सुनने के लिए आपको इतना पेशेंस भी नहीं होता है पढ़ने के लिए। सो आई थिंक वी आर ब्लेस्ड कि हमारे बीच में सुनील अग्रवाल जी जैसे लोग हैं। और मेरी ये कोशिश ये रहती है कि हम एक ऐसा यूनिक कंटेंट लेके आए जिसको सुन के आप पूरा दिन सोचें कि यार ये आज क्या ही सुन लिया, और वाकई में दिस इज अ ट्रू रियलिटी। एंड आई एम टेलिंग यू, sooner or later, as the crisis might turn to be bit weird, जंग रुकने नहीं वाली। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको क्लियर दिख रहा है कि एक सेकेंड फेज ऑफ वॉर शुरू हो सकती है। क्योंकि बात हमने मनी, मैटर और मॉलिक्यूल पे भी एक बनाया था, जिसमें हमने बताया कि ये जंग
स्टेट ऑफ हॉर्मुज या ईरान और अमेरिका की नहीं है, ये ट्राइबलिज्म की जंग है। जिस तरीके से कबीले एसेट्स को और मैटर के पीछे भागते थे और उन पे कब्जा करना चाहते थे, लड़ाई ये रुकने वाली नहीं है, लड़ाई कुछ और है। ये लड़ाई आपको दिख रही है न्यूक्लियर और ये और वो, ये लड़ाई कुछ और है। ठीक है, तो इसलिए लड़ाई लंबी चल सकती है और उसमें फिर ऐसे सॉल्यूशंस हमें निकालने ही पड़ेंगे जो हमारे देश हित में, हम कहते हैं कि सर्वोपरि हैं और हमारे देश को एक स्टेबिलिटी देंगे। क्योंकि कई देश स्ट्रगल करेंगे, लेकिन हमारे देश में ऐसे बुद्धिजीवी हैं, सुनील अग्रवाल जी जैसे, जिनके पास आइडियाज हैं। बस उन आइडियाज को आगे पहुंचाने का काम जनता का है, आपका है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस आइडिया को आगे तक लेके जाएंगे। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच सुनील जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक टेक केयर।